साल 2050 में आखिरी जंग के बाद क्राइम रेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से जेल्स पर बोझ बहुत ज्यादा आ चुका था और सब जेल्स कैदियों से भरती चली जा रही हैं। इस मुश्किल का हल निकालने के लिए गवर्नमेंट ने एक जेल बॉक्स सिस्टम की शुरुआत की, जिसे कि पहले के जमाने में बहुत बुरा माना जाता था। यानी अब कैदियों को दो ऑप्शन में से एक चुनने को कहा जाता है, या तो वो फौरन मरने के लिए खुद को तैयार कर लें या फिर अपनी पूरी सजा एक छोटे से बॉक्स के अंदर काटें। उन्हें खाना और पानी उन सिटीजन्स की मर्जी पर दिया जाएगा जिन्हें उन्होंने धोखा दिया था, और अगर कैदी भागने की कोशिश करेगा तो उसे फौरन मार दिया जाएगा। ऐसे ही एक बॉक्स के अंदर एक फ्रेंच औरत जख्मी हालत में जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। उसे 4 साल की सजा मिली थी और अभी भी 2 साल से ज्यादा की सजा बाकी थी। उसके बर्तन में पानी बिल्कुल भी नहीं बचा। जब वो खाना निकालने वाली खिड़की चेक करती है तो खाने की जगह उसे एक रेजर मिलता है, और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आखिर वो हार मान लेती है और उस रेजर का इस्तेमाल खुद को मारने के लिए करती है। ऑस्ट्रेलिया के एक पथरीले टापू पर समंदर के किनारे के पास बहुत सारे जेलनुमा बॉक्सेस पड़े हैं। एक दिन 2 बच्चे खेलते हुए एक रबर बैंड की बॉल एक बॉक्स पर फेंकते हैं, जिसे अंदर की एक औरत जाग जाती है और हमें कैदी नंबर 13 दिखती है और उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। वो दांतों से रस्सी खींचती है और आखिरकार खुद को आजाद कर लेती है। इसे तो 7 साल की सजा मिली थी और आज इसका पहला ही दिन था। अचानक दीवार से एक लाइट आती है और एक छोटी खिड़की खुलती है। अब एलिस बाहर बच्चों को जाते हुए देखती है। बस 1 सेकंड बाद लाइट फिर से बीप करती है और खिड़की बंद हो जाती है। जैसे ही एलिस आजादी के लिए चिल्लाना शुरू करती है, बॉक्स पर एक स्क्रीन चालू हो गई थी और वीडियो में समझाया जाता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। ये उसे ये कहकर खत्म होता है कि वो उसी जगह पर है जिसने उसे खुद चुना है, जिससे एलिस को तेज घबराहट होती है और वो दीवारों पर जोर जोर से मारने लग जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है कि मैं निर्दोष हूँ, और काफी रोने और चिल्लाने के बाद वो थक कर सो जाती है। कुछ ही देर बाद खिड़की दोबारा खुलती है तो एलिस खाने के लिए अपना बर्तन बाहर निकालती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। फिर वो भागने का रास्ता ढूंढने की उम्मीद में बॉक्स के हर कोने को ज्यादा करीब से जांचने लगती है, लेकिन जब वो किसी जगह को ज्यादा देर तक छूती है तो उसे हल्का सा करंट का झटका लगता है, पर ये उसे रोक नहीं पाता। वो तब तक देखती रहती है जब तक कुछ और करने को नहीं रह जाता। जैसे जैसे घंटे गुजरती हैं, एलिस को अकेले रहने में मुश्किल होने लगती है और वो अपने नाखूनों से उस बॉक्स को खरोचने लगी थी। इसी बीच एक अलग डब्बे में एक और कैदी जाग गई थी। उसकी सजा तो बस 2 साल ही थी। कभी कभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उससे पूछती है कि क्या वो मर तो नहीं गई। एक शाम वो लाइट पैनल को छेड़ने की कोशिश करती है, जिसे डब्बे में लगा कैमरा उसे फौरन पकड़ लेता है और एक तेज अलार्म बजता है, जिसके बाद एक आवाज अनाउंस करती है कि फौरन तुम्हारी मौत होने वाली है। इससे पहले के छत पर लगी मेटल रीड नीचे आना शुरू करती। कैदी घबराहट में चिल्लाना शुरू कर देती है और खुली खिड़की से मदद मांगती है, लेकिन उसकी ये कोशिश तो बेकार थी क्योंकि उसे कोई नहीं सुन पाता। वो फ्लोर पर लेट जाती है और डरते हुए देखती है कि मेटल रोड कितनी पास आ रही हैं, लेकिन वो उसके चेहरे के बिल्कुल ऊपर आकर रुक जाती हैं। स्क्रीन और काउंटडाउन की आवाज में भी खराबी होने लगी थी और औरत मुस्कुराती है क्योंकि उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन कुछ भी खत्म नहीं हुआ था और वो मेटल से कुचलकर मर जाती है। अगली सुबह एलिस डब्बे के हर कोने को दोबारा देखती है, लेकिन उसे अभी भी कुछ काम का नहीं मिलता। जब बारिश शुरू होती है तो वो पानी इकट्ठा करके खुली खिड़की के पास बर्तन रखती है और आखिरकार पीने को पानी भी मिल जाता है। कुछ देर बाद आवाजें आने पर एलिस नींद से जागती है। वहाँ एक छोटी लड़की खिड़की पर उसकी सजा के बारे में पूछ रही थी और लड़की उसके बर्तन को ताजे पानी से भर देती है और खाने के लिए एक छोटा थैला देती है, जिसे एलिस फौरन खा लेती है। फिर वो लड़की उसे याद दिलाती है कि सिटीजन ही कैदियों का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। लड़की एलिस की इस बात को इग्नोर कर देती है कि वो निर्दोष है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, एलिस को लगता है कि उसकी मानसिक हालत भी खराब हो रही है। वो अब और अकेलापन नहीं सह सकती, तो वो रस्सी पकड़ती है और खुद को मारने लगती है। कई सेकंड्स तक तो वो सांस नहीं ले पाती, लेकिन जब वो मरने वाली होती है तो उसके हाथों से वो रस्सी छूट जाती है। फिर उसे तेज घबराहट होती है। वो उस वक्त ये सोच रही थी कि अपनी मर्जी से वो मर भी नहीं पा रही। कुछ माह गुजरते हैं, एलिस अभी भी जिंदा है और डब्बे में कैद है। उसे बीच एक अखबार के टुकड़े में दिए गए हैं, तो वो उन्हें बाउल में डाल देती है और रोशनी लेने के लिए अखबार को खिड़की के पास रखती है। उसकी बदकिस्मती ये थी कि अखबार एक ऐसी भाषा में है जो वो पढ़ नहीं पाती। एलिस रोती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ देर बाद एलिस अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालती है और आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश करती है और उसे रबर बैंड की गेंद मिल जाती है। अब उसके पास खुद को बिजी रखने के लिए एक खिलौना था। दिन गुजरते जाते हैं एक ही बोरिंग रूटीन के साथ। एलिस जब सोती है तो गेंद से खेलती है और जब कंट्रोल पैनल खिड़की खोलता है तो वो सूरज की रोशनी महसूस करती है। जल्द ही उसके शरीर पर जख्म दिखाई देते हैं जो कि
हर दिन खराब होते जा रहे थे। इसी बीच एक डब्बे में एक आदमी 5 साल की सजा काट रहा था। वो पहले ही 2.5 साल की सजा काट चुका था। ये आदमी अंदर से काफी टूट चुका है और बार बार दोहराता रहता है कि मैं उस जगह पे हूँ जिसे मैंने खुद चुना है। एक दोपहर एक ड्रोन एलिस का डिब्बा उठाता है और उसे एक जंगल में जाकर गिरा देता है जिसमें और भी कैदी थे। लड़की वापस आती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। अब एलिस जवाब देती है सुधार यानी रिहेबिलिटेशन। फिर लड़की बताती है कि वो शेक्सपियर को पढ़ रही है जिसे कुछ वक्त पहले बैन कर दिया गया है। एलिस नाम नहीं जानती लेकिन पूछती है कि क्या वो ये पढ़ सकती है। वे इशारा करते हुए कि किताबों के बिना सुधार नहीं हो सकता। लड़की एलिस का हाथ पकड़ती है और रोमियो और जूलियट की एक लाइन दोहराती है। एलिस को तो ये एहसास काफी सुंदर लगता है और उसे उम्मीद है कि वो उसे कभी पढ़ पाएगी। तो लड़की उसे किताब उधार देने की कोशिश करती है लेकिन एलिस इसे मना कर देती है क्योंकि उसे कोई परेशानी नहीं चाहिए थी। लड़की एलिस को कुछ खाने को देती है और फिर से आने और कुछ पढ़कर सुनाने का वादा भी करती है। लड़की के जाने के बाद एलिस उसके पेट और उसके हाथों के बारे में सोचती रहती है। तो वो आखिर में अपने हाथों से खुद को सहलाने लगती है जबकि कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। अपनी कैद के 1 साल बाद एलिस एक थैले से कुछ बीज खा रही है और उसे बीज के अंदर छुपी हुई छोटी सी किताब मिलती है। वो कैमरे से मुंह मोड़कर लेट जाती है और रोमियो और जूलियट की कहानी पढ़कर उसे काफी उम्मीद मिल गई थी। अगली बार जब एलिस को ताज़ा पानी मिलता है तो वो उसे अपना शरीर धोती है और इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने जख्म को भी साफ करती है। ये करते हुए उसे बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है लेकिन वो हिम्मत से काम लेती है। फिर वो गंदा पानी बाहर फेंक देती है। कैमरा इसे पकड़ लेता है क्योंकि रूल्स के मुताबिक पानी वेस्ट करना मना था। तो एलिस के डब्बे को सजा के तौर पर वापस समुद्र के किनारे ले जाया जाता है। आखिरकार लड़की दोबारा मुलाकात करने आती है और हैरान होती है कि एलिस ने ऐसा क्या किया जो उसे जंगल से वापस यहाँ लाया गया। जवाब देने की बजाय एलिस उसे ये पूछती है कि तुम यहाँ कैसे डिसाइड करते हो कि किस कैदी को कितना खाना खिलाना है। लड़की समझाती है कि वो बस घूमती है और जितनी ज्यादा कैदियों से हो सके बात करती है। वो बताती है कि आज तूफान आने वाला है तो उसे ये सब जल्दी खत्म करना पड़ेगा। एलिस उसे उसकी उम्र भी पूछती है और उसे पता चलता है कि वो सिर्फ 16 साल की लड़की है जिसे वो कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे अपनी बहन की याद आती है। हफ्ते बीतते जाते हैं और एलिस ने छोटी किताब की वजह से उम्मीद नहीं हारी थी। वो उसे डिब्बे की एक दरार में छुपा कर रखती है और जब भी उसे कोई कोट पढ़ना होता है तो वो ध्यान से उसे बाहर निकालती है। हमेशा कैमरे से मुंह मोड़कर ही इसे पढ़ती है। कभी कभी वो उसे पढ़ने के लिए इतनी बेचैन होती है कि उसे चांद की रोशनी में पढ़ना पड़ता है। एक दिन ड्रोन डब्बे को दोबारा हिलाता है और एलिस उसे समंदर के ऊपर उड़ते हुए देखती है। एक बार जब वो रुकता है तो एक आदमी खिड़की पर दिखाई देता है जो उसे चिढ़ाने के लिए सेब खा रहा था। एलिस रोती है और एक निवाला मांगती है। वो रहम की भीख मांगती है। वो आदमी कहता है कि वो डिब्बे में बंद किसी भी जानवर पर रहम नहीं करेगा। वो कहता अगर उसके हक में होता तो हर कैदी को मौका देने की बजाय फांसी दे देता। इस बहस के बाद आदमी कहता है कि वो एक सौदा करने को तैयार है। एलिस को सब मिलेगा अगर वो उस आदमी को अपने साथ इंटीमेट होने देगी। एलिस खाने के लिए इतनी बेचैन थी कि वो सहमत हो जाती है तो वो खिड़की की तरफ पीठ करके झुक जाती है जिससे आदमी उसके साथ गलत काम करता है। पेट्रोलिंग कर रहा ड्रोन उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। आदमी तो फौरन मर गया था और एक गोली डिब्बे से गुजरकर एलिस को जा लगी थी और एलिस की टांग जख्मी हो जाती है। दर्द के बावजूद एलिस बाहर हाथ निकालती है और सेब पकड़ लेती है और तेजी से खाने लगी थी। उसे पता चलता है कि ये तो कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ था और वो आखिर में उल्टी कर देती है। उस रात एलिस अलार्म से जागती है। एक आवाज समझाती है कि खाने के लिए सौदा करना रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए उसे सजा दी जाएगी। सजा के तौर पर एलिस को 7 दिन तक सोने नहीं दिया जाएगा और ये एलिस की आखिरी वार्निंग होगी। अगर वो दोबारा रूल्स को तोड़ेगी तो उसे मार दिया जाएगा। एक तेज रोशनी डब्बे के अंदर चालू कर दी जाती है और कभी ना रुकने वाला अलार्म भी चला दिया गया था। तो अगली 7 दिनों तक एलिस सो नहीं पाती। वो अपनी आंखों और कानों को शर्ट से ढकने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी फायदा नहीं था। वो सिर्फ गुस्से से चिल्ला सकती थी क्योंकि उसे लगता है कि उसका दिमाग नीचे की तरफ गिर रहा है। कभी कभी अलार्म रुकता है। एलिस सोने की कोशिश करती है लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करती है अलार्म फिर से शुरू हो जाता था। नींद न आने के हफ्ते के दौरान एलिस को डिब्बे में 2 साल पूरे हो जाते हैं। कुछ देर बाद एलिस देखती है कि लोग खुशी खुशी डिब्बे के बाहर अपना जीवन जी रहे हैं। अचानक डिब्बे की आवाज एक ऐलान करती है कि उसने एक गलत सजा बर्दाश्त की है, इसीलिए सिटीजन उसे रिहा करने के लिए सहमत हो गए हैं। एक सुंदर औरत का चेहरा खिड़की पर दिखाई देता है।
और किसी तरह अंदर आ जाता है। एलिस को लगता है कि वो जानी पहचानी शक्ल है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती। औरत एक सोफे पर बैठ जाती है। एलिस समझती है कि ये सब एक भ्रम यानी हेलुसिनेशन है और एलिस कोई रिहा नहीं हो रही। दरअसल ये सुंदर औरत वैसी दिखती थी जैसी एलिस कैद होने से पहले थी। औरत समझाती है कि इंसानी दिमाग किस तरह मानसिक पेचीदगी पर उतर सकता है। वो जोर जोर से हंसती है जबकि एलिस रो रही थी। जब डिब्बे की आवाज आखिरी ऐलान करती है कि सजा खत्म हो गई है, तो एलिस अब सुकून से सो सकती है, यानी हेलुसिनेशन अब चला जाएगा। लेकिन उसने उसे सदमा दे दिया है। कुछ रातों बाद एलिस को आसमान में आतिशबाजी दिखाई देती है। डब्बे की आवाज समझाती है कि ये एक नया साल है और जश्न मनाने के लिए शहरियों ने राजनीतिक तौर पर दोषी कैदियों को छोड़कर सारे डब्बों में बंद कैदियों को माफी देने का फैसला किया है। इसका मतलब एलिस को जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो एक राजनीतिक कैदी है। उस रात एलिस देखती है कि उसके दांत टूटने लगे हैं। एक सुबह एक बूढ़ी औरत एलिस के डब्बे के बाहर दिखती है। वो एलिस को समझाती है कि उसने 15 साल इस डिब्बे में गुजारे हैं और इस एक्सपीरियंस ने उसे वैसा इंसान बना दिया है जो वो आज है। औरत एलिस को रेजर देती है। एलिस भी अब उस रेजर से खुद की जान लेने का फैसला करती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती। आखिरकार शेक्सपियर की फैन वो लड़की दोबारा आती है और एलिस को एहसास होने में कुछ सेकंड्स लगते हैं कि वो रियल है। बर्तन को ताज़ा पानी से भरने के बाद लड़की एलिस का हाथ छूती है और किताब के विचार को दोबारा दोहराती है। इस बार एलिस अगले सेंटेंस को पूरा कर पाती है। कुछ महीनों बाद एलिस का पेट बहुत बढ़ चुका था। पता चलता है कि उस आदमी से इंटीमेट होने की वजह से एलिस प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अगली बार जब लड़की आती है तो वो एलिस को बताती है कि उसके लोग उसे बचाना चाहते हैं और उसे अपनी देखभाल में सजा काटने देंगे। उसके ये शब्द अलार्म एक्टिवेट कर देते हैं और खिड़की फौरन बंद हो जाती है, जिसकी वजह से लड़की भी भाग गई थी। एलिस भी बेहद दुख में थी और चिल्लाने लगती है। कुछ हफ्तों बाद एक नया आदमी खिड़की पर दिखता है। वो नोटिस करता है कि एलिस प्रेग्नेंट है और उसके अब भी 4 साल बाकी हैं। वो एलिस की मदद करने का इशारा करता है, लेकिन इस बार एलिस उसे इग्नोर कर देती है। बाद में एलिस देखती है कि छत से पानी टपक रहा है और ये ढीला स्क्रू निकालने के लिए ऊपर हाथ उठाती है। वो उसे अपने नाखून काटने के लिए इस्तेमाल करती है। फिर वो स्क्रू से बने छेद को खरोचती है। कुछ महीनों बाद एलिस को अजीब महसूस होने लगता है। वो घुटनों पर आती है और दर्द से जोर लगाती है जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। उसी पल अलार्म बजता है और डब्बे की आवाज अनाउंस करती है कि एलिस ने एक और नियम तोड़ा है, दूसरे इंसान को डब्बे में लाकर, इसीलिए उसे जान से मार देने का हुक्म दिया जाता है। अचानक गैस डब्बे में भरकर एलिस को सुला देती है। जब एलिस जागती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा गायब है। वो चिल्लाती है और अपना बच्चा वापस मांगने की भीख मांगती है। 4 साल की कैद के बाद तेज तूफान और समंदर की लहरें डब्बे से टकराती हैं। एलिस ने जो छेद बनाए थे उसकी वजह से डब्बे में पानी भर गया था और लाइट पैनल में खराबी आ गई थी। जब एलिस हाथ बाहर निकालती है ये देखने के लिए कि उसे कुछ काम का मिल सके, तो पानी की वजह से सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है और खिड़की उसके हाथ पर बंद हो गई थी। दर्द में चिल्लाते हुए एलिस अपना हाथ खींचती रहती है, लेकिन उसे निकाल नहीं पाती और खुद को चोट पहुंचा लेती है। जल्दी सिस्टम में दोबारा गड़बड़ी आती है और खिड़की खुल गई थी। एलिस का हाथ बहुत जख्मी था। कुछ देर बाद एलिस एक कीड़ा देखती है और उसे अपने नंगे पैर से कुचल देती है। फिर वो उसे पकड़कर खा जाती है। बग को खाने की वजह से उसे उल्टी आने लगती है। पानी अब भी अंदर भर रहा था तो वो कुछ पानी अपने बर्तन में इकट्ठा करती है, लेकिन जल्दी डब्बे में पानी भरने लगा था। पानी आसपास होने के बावजूद एलिस अपनी किताब पढ़ने की कोशिश करती है। आखिरकार पानी का लेवल इतना ऊंचा हो चुका था कि एलिस मुश्किल से खड़ी हो पाती है। सिस्टम भी इस सब को डिटेक्ट कर लेता है और अनाउंस करता है कि एलिस की मौत का आदेश दिया जाता है। जैसे ही एलिस अपने आप को पानी से निकालने की कोशिश करती है, उसके डब्बे को एक ड्रोन उठाने आता है। जैसे ही वो उड़कर दूर जाता है, ड्रोन बिजली की लपेट में आकर जमीन पर गिर जाता है। साथ ही बॉक्स भी गिर गया था और लहरें उसे ले जाती हैं। अगली सुबह कुछ बच्चे समंदर किनारे खेल रहे थे। उन्हें वो बॉक्स दिखाई देता है जो कि टूट चुका था। गौर से देखने पर उन्हें एलिस भी दिखाई देती है और इतनी मुश्किल फेस करने के बाद आखिर वो आजाद हो चुकी थी। और यही है इस सर्वाइवल स्टोरी का एंड।